वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने लखनऊ प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और यूपी के सीएम के बीच उत्तराखंड राज्य के विकास और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में भेंट कर उनका स्वागत किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान हनुमान की मूर्ति भेंट कर ऋतु खंडूरी का सम्मान भी किया। और वहीं कोटद्वार से विधायक और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद ऋतु खंडूरी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पहली मुलाकात है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के विकास संबंध में विभिन्न विषयों पर बातचीत की और वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ से विस्तृत चर्चा की। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पतालों की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए औचक निरीक्षण कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक रायबरेली की बचरावा सीएचसी पहुंचे, जहां ब्रजेश पाठक को देखकर स्वास्थ्यकर्मी सख्ते में आ गए और वहीं अस्पताल में गंदगी देख ब्रजेश पाठक का पारा चढ़ गया, जहां उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। और वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर साफ सफाई करने में आप लोगों को परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं सफाई कर दूंगा, लेकिन निवेदन है कि शासनादेश का पालन करिए। और ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी रजिस्टर को भी चेक किया। एक डॉक्टर की अनुपस्थिति पर सीएमओ रविंद्र सिंह से फोन पर सवाल जवाब किया। इसके साथ ही सीएचसी में एडमिट मरीजों से मुलाकात कर इलाज के बारे में जानकारी दी। और वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। अमेठी जिला मुख्यालय पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के दिछौली गांव में आयोजित जनसंवाद चौपाल में भी शामिल हुई। इस जनसंवाद चौपाल के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासी भी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी देंगे विजय कुमार, संवाददाता अमेठी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पहुंची, किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया और अमेठी जिले में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके से हैं? पर पुलिस व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद थी। साथ में डीएम, एसपी, सीडीओ सब उनके साथ अधिकारी मौजूद थे। जितने भी बाकी विभाग के सदस्य अधिकारी हैं वो भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी चौपाल लगाई और उसके बाद लोगों से संवाद शुरू किया, लोगों ने अपनी शिकायत पत्र जो है स्मृति ईरानी जी को दिए। उन्होंने जो मौके पर निस्तारण होने वाले थे उनको मौके पर ही निस्तारण करवा दिया। ज्यादा मामले जो विधवा पेंशन है या इसको बिजली की समस्याओं को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, इस तरीके की शिकायतें ज्यादा थी। बिल्कुल विजय, और इस संवाद चौपाल के दौरान और कौन कौन से लोग मौजूद थे? जी, ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी, जिला स्तर के सारे अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बिजली विभाग, पानी विभाग, नहर विभाग के सारे, स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जिससे कि लोगों की शिकायत का निस्तारण तुरंत से तुरंत किया जा सके। ठीक है विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बस्ती के महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। महाराणा प्रताप की जयंती में उन्होंने ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन साधु संतों, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था। वहीं उन्होंने राज ठाकरे पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हम उत्तर भारतीय हैं और ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है, इसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, मजदूर, ब्राह्मण, ठाकुर सब आते हैं। हम उत्तर भारतीय हैं।
ये उत्तर भारतीय का मुद्दा है। इसमें मुसलमान भी आते हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, दलित भी आते हैं। ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है, ठाकुर का मुद्दा नहीं है। इसको हल्का मत करिए। ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है और ये मुद्दा मेरा आज का नहीं है। ये 2008 से मैं तलाश रहा था कि श्रीमान जी कहीं मिल जाए, मिले नहीं, क्योंकि वो एक दरबे में रहते हैं। दरबे में वो मुंबई के बाहर नहीं निकलते, वहाँ पीटते हैं लेकिन मुंबई के बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार निकल रहे हैं। इसलिए मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। हम सब लोग, आप भी राम के ही वंशज हैं और जिन राम के वंशजों को वो पीटते थे, आज उन्हीं का राम का दर्शन करने आ रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। और वहीं कुशीनगर में सिल्ट सफाई के नाम पर हो रहे खनन पर रोक लग गया है। जानकारी दे दें कि ठेकेदार को 1 मीटर गहराई तक सिल्ट सफाई का आदेश दिया गया था, लेकिन वो लगभग 2 मीटर गहरा खनन कर रहा था, जिससे बारिश के मौसम में बांध को खतरा हो सकता था। बताया जा रहा है कि न जमीन की पैमाइश हुई थी और न ही सीमा का सीमांकन हुआ था। बस खनन हुए जा रहा था। और इतना ही नहीं, बिना रॉयल्टी के बालू की ओवरलोडिंग गाड़ियां भी निकाली जा रही थी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब एसडीएम खड्डा ने लेखपालों का एक टीम बनाकर जांच की, मामले का खुलासा हुआ। कई लोगों को शिकायतें आई हैं, अवैध खनन की शिकायत आई है कि जो उनको खनन क्षेत्र आवंटित किया गया है उसके अलावा दूसरे खनन क्षेत्रों से मतलब खनन किया जा रहा है। मतलब तो ज़्यादा स्थिति की शिकायत मिलने पर उनको जो कार्रवाई की गई है और भी एकदम मैडम तक भी मतलब वहाँ से जो है जो आपका रिपोर्ट आ गई है, उसके रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उसको जो है तीनों जगह खनन क्षेत्र जो है कटाई बलपुरवा, वीरवा ठोकर और जो है इधर हिसाब गोरखपुर, इधर ऐसा साइड में जो भी परमिशन हुआ है उसको तीनों क्वालिटी जो है यहाँ से लाग कर दी गई। और वहीं बदलते मौसम में डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। मुख्यालय समेत जनपद के अधिकांश गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी, पीएचसी और निजी अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। दरअसल बांदा के कई गांव में डायरिया बुरी तरीके से फैल चुका है, जिसका नरैनी की विधायिका ने संज्ञान लिया है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है। विधायिका ओम मणि वर्मा ने कहा कि मरीजों की हर संभव मदद की जाएगी, हालात को जल्द से जल्द काबू में लिया जाएगा। तो मौसम के बदलने की वजह से डायरिया का प्रकोप अब उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यालय समेत जनपद के अधिकांश गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। तमाम डायरिया की शिकायतें आए दिन नजर आ रही हैं और जिला अस्पताल से लेकर चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो या फिर निजी अस्पताल हो, यहां पर उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल बांदा के कई गांव में डायरिया बुरी तरीके से फैल चुका है और जिस पर अब संज्ञान भी लिया गया है। विधायिका नरैनी ने इस पर संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है। तो यूपी के बांदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मौसम के बदलने से डायरिया का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डायरिया की मरीजों की संख्या यहां पर आए दिन बढ़ती नजर आ रही है और मुख्यालय समेत जनपद के तमाम जो गांव हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं यूपी के कौशाम्बी में स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजित मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 12 मई से 27 मई तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के बारे में जानकारी दी गई। फाइलेरिया की बीमारी को जड़ से समाप्त करने और जिले को फाइलेरिया मुक्त कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। जानकारी दे दें, सीएमओ डॉक्टर केसी राय ने ये बताया है कि फाइलेरिया और हाइड्रोसील बीमारी मच्छर जनित है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करती है। फाइलेरिया बीमारी का अभी तक कोई भी सफल इलाज नहीं आया है, जबकि हाइड्रोसील का छोटे ऑपरेशन से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है। इसमें केवल आसान तरीके से बचाव किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जिले के अभी तक 84% लोगों ने फाइलेरिया की दवाई को खा लिया है, लेकिन 16% लोग अभी भी बाकी हैं। आज जो वर्कशॉप रखा गया है, इसका मकसद
12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें आप लोगों की भागीदारी लोगों को जागरूक करने के लिए है। और इसमें आप लोगों की बहुत सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों में जो नेग्लेक्टेड है, इसलिए कि जो है इसमें मृत्यु नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी जीवन बर्बाद हो जाता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर की मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय रानीपट्टी में कक्षा 8 के छात्र ने स्कूल के कमरे में खिड़की के सहारे गमछे से फंदा लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को गले लगा लिया। छात्र की मौत पर परिजन स्तब्ध है। वही प्रधानाचार्य ने बताया कि आज छात्र स्कूल नहीं आया था और वही फांसी पर लटकने वाला छात्र दिलीप यादव की उम्र 12 वर्ष थी, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहू इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। दिनांक 9/5/2022 को समय 10 बजे यह सूचना मिली कि ग्राम रानीपट्टी में दिलीप कुमार यादव पुत्र श्री फतेह बहादुर यादव निवासी रानीपट्टी थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर, उम्र 13 वर्ष, गांव के प्राथमिक विद्यालय के जंगले में गमछे से बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे परिजन मौजूद मिले। पूछताछ करने पे बताए कि घर से गाय चराने बाहर गया था। परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जौनपुर रवाना कर दिया गया है। और वहीं श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र बालापुर गांव निवासी बाइक सवार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाइक सवार व्यक्ति अपने रिश्तेदारी से वापस घर जा रहे थे, तभी जनपद बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के अंतर्गत मधुपुरवा गांव के पास पहुंचते ही अनियंत्रित ट्रक ने भीषण टक्कर मारकर बाइक सवारों को रौंद दिया और घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। यूपी के श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और वहीं इस दौरान ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर के दौरान आपको जानकारी दे दी कि हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत भी हो गई और वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। और वहीं झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ ग्वालियर की बैंड पार्टी की तरफ से देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्र भावना के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से बैंड पार्टियों की तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि रविवार को ऐतिहासिक स्थल झांसी किला में सुरेंद्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ ग्वालियर की अध्यक्षता में बैंड पार्टी दल झांसी आया और ऐतिहासिक झांसी किला में देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसे आसपास के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना प्रमुख उद्देश्य था। और इसे लेकर अलग अलग देशभक्ति गीतों पर यह बैंड पार्टी अपनी प्रस्तुति दे रही थी, जिसे स्थानीय लोगों की तरफ से सराहा गया। और वहीं यहां पर आए सभी सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अनुज पाठक ने ये जानकारी दी है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ये देश महोत्सव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को आजादी के तारानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान स्थलों पर पहुंचकर सीआरपीएफ की ये बैंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत कर रही है। आज ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सीआरपीएफ मना रही है 15 अगस्त 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है।
और हर महीने के दूसरे रविवार पर इसका आयोजन किया जाता है। और वहीं यूपी के जौनपुर में रामपुर मीरगंज इलाके में एक युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को उसके घर के पास फेंक दिया गया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। और वहीं शव की सूचना मिलने पर सीओ अतर सिंह के कहने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दी है। और इस पूरे मामले पर सीओ अतर सिंह का यह कहना है कि मृतक की मां की तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो यूपी के जौनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मां की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मीरगंज इलाके में युवक का शव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर उसके शव को उसके घर के बाहर फेंका गया। हालांकि मां ने जाकर इसकी शिकायत की और मां की तहरीर के बाद से पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्वर्गीय लालजी निवासी रामपुर खुर्द मरखापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर, उम्र करीब 28 वर्ष, अपने घर से निकले थे, जिनका शव आज दिनांक 9/5/22 को प्रातः करीब 6 बजे गांव के निकट मरखापुर मार्केट में एक टीन शेड के नीचे रोड के किनारे मिला है, जिस पर देखने से शरीर पर कोई गहरा चोट नहीं है। मृतक की मां की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र में बेटी से हुई छेड़खानी में समझौता नहीं करने पर आरोपियों के परिवार वालों ने पीड़ित माता पिता पर तेजाब डाल दिया। गंभीर हालत में माता पिता को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उन्हें हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया है। एसपी का यह कहना है कि 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं जालौन में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बदमाशों ने 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी पर हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और वहीं कुठौंद थाना क्षेत्र के मदारीपुर में सराफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी के घर में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आज हम लोग 3:45 के लगभग जगे, तो घर में हम लोगों को अपने आप को बंद पाया। फिर ऊपर से गेट छोटा भाई तोड़ के नीचे आया, तब देखा कि पीछे वाले गेट वो लाइट कटर से कट के अंदर आके चोरों ने पूरी चोरी की है। लगभग 1 किलो सोने का सामान और 50 किलो चांदी और बकाया जो भी था और कैश था वो सब चोर ले जा चुके हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में ये दुकान है इनकी, श्री कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ हैं, इन्हीं की दुकान है। दुकान से ही लगा हुआ है, इनके पीछे मकान है। मकान के पीछे जो इनका गेट लगा हुआ था, गेट की कुंडी को काटा है। 2 चोर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, 2 चोर रात्रि को 1:30-2 बजे के आसपास में घुसे हैं और पीछे से कुंडी को उन्होंने काटा है। गैस कटर संभवतः इस्तेमाल किया है और हल्की जो इतनी छोटी कुंडी को उसको काट के घुसे हैं। उसके बाद अंदर आके इनके एक जो कमरा था, वो दुकान में तो नहीं घुसे, लेकिन कमरे में से इन्होंने जो सामान रखा हुआ था, लगभग 1 किलो सोने का बना हुआ सामान बता रहे हैं और लगभग 50 किलो चांदी का सामान जो इन्होंने बताया। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है अंबेडकर नगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है। जैतपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जैतपुर थाना क्षेत्र के राधापुर मोड़ के पास की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको अंबेडकर नगर से दे रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। वहीं आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जैतपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। जानकारी देते जैतपुर थाना क्षेत्र के राधापुर मोड़ के पास की पूरी घटना है।
तो अम्बेडकर नगर से बड़ी जानकारी, पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। वहीं आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जैतपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से हालांकि बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। और वहीं रायबरेली में एक विवाहिता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। आरोपी 2 दिन पहले ही धमकी देकर गया था। मामला सरेनी थाना इलाके के सुरजीपुर गांव का है। यहां रहने वाला भोला यादव राजमिस्त्री का काम करता है और कुछ दिन पहले भोला ने साथी मिस्त्री मनीष के साथ किसी मकान का ठेका लिया था। उस ठेके में मनीष को नुकसान हुआ था और जिस वजह से उसने भोला को पैसा नहीं दिया था। भोला अपना पैसा पाने के लिए दबाव बना रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच में झड़प भी हुई थी और घटना को फिर अंजाम दिया गया। सुरजीपुर से आज 112 पर सूचना गई थी, जिससे थाना अध्यक्ष सरेनी को जानकारी हुई कि यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा भोला यादव हैं, उनकी पत्नी को मार डाला है। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर सरेनी और फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौके पर आई और शव को जो है वो पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और भोला यादव की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की। और वहीं जालौन में 14 मई को लोक अदालत कैंप आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए न्यायालय में लंबित मामलों और विवादों को समझौते के जरिए सुलझाया जाएगा, जिसके लिए पूरे प्रदेश से लोक अदालत कैंप का आयोजन किया जाएगा। सिविल जज रेणु यादव, एडीजे सुरेश चंद्र और तरुण सक्सेना अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकरण कैंप में शामिल रहेंगे। हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन से संबंधित जो मामले हैं, जो कि मैट्रिमोनियल यानी विवाह संबंधी जो केसेस हैं, वो अगर कहीं रजिस्टर नहीं हुए हैं तो उनको मुकदमा दायर होने से पहले भी आप जो है उनका निस्तारण हो सकता है। उसमें चाहे पक्षकार स्वयं या उनके कोई रिश्तेदार एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो एप्लीकेशन हमारी जो जुडिशियल बेंच है उसके समक्ष रखे जाएंगे। पक्षकारों को नोटिस हम जो है इशू करेंगे और निश्चित दिनांक पर वो उस पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना बातचीत के द्वारा समझौता कर सकते हैं और उनके मध्य जो भी विवाद है वो उसका निस्तारण किया जा सकता है। इसका जो परिणाम होगा वो सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह होगा और इसकी कहीं अपील भी नहीं हो सकती। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।